जिंदगी में दो बाप बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक तरबियत याफ्ता नस्ल और एक पढ़ी लिखी औरतें। और एक पढ़ी लिखी औरत ही एक तरबियत याफ्ता नस्ल पैदा कर सकती है। आज के दौर में औरत का तालीम याफ्ता होना इतना ही ज़रूरी है जितना मर्द का तालीम हासिल करना ज़रूरी है। मर्द और औरत मिलकर ही एक मुआशरा बनाते हैं, लेकिन आज के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ होते हैं। ऐसे ख़ानदान में एक भी औरत अच्छी तरबियत नहीं कर पाती और फिर हमारा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। मेरा नाम जावियार है। मेरी उम्र 27 साल की है। मेरे अब्बा डॉक्टर थे, मेरी अम्मा भी एक डॉक्टर थी। बचपन से अब तक मैं अपनी अम्मा के कहने पर चलता आया। अम्मा का शुरू से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और उनके ही रास्ते पर चलूं। मेरा अपना ख्वाब फौज में जाने का था, लेकिन अम्मा के ख्वाब की तकमील करते हुए मैं डॉक्टरी के शोबे में न चाहते हुए भी चल पड़ा। अम्मा ने शुरू से एक ही बात सिखाई थी, औरत की इज्जत मेरी अव्वलीन तरजीह रहे। फिर चाहे औरत अमीर हो या गरीब, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, मेरा काम बस इनकी इज्जत करना और उनसे इज्जत से पेश आना था। अम्मा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत तगदो की। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, जबकि मेरी वालदा का शौक मुझे डॉक्टर बनाने का था। एक रोज़ जब मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप लोग मुझे इतना ऊंचा क्यों बनाना चाहते हैं, मैं नॉर्मल डिग्री भी तो ले सकता हूँ, मकसद पढ़ लिख कर अच्छा कमाना ही तो है। लेकिन वालिद का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने बोला कि हमारा ख़ानदानी मेयार नौकरियाँ नहीं पसंद करता। किसी के नौकर बनने से बेहतर है तुम अनपढ़ ही रहो, अपना कारोबार बनवा देते हैं, इसको चलाओ। मेरे वालिद की सोच को देखकर एक बार मुझे शदीद हैरत का झटका लगा। और ये बात हकीकत है कि कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, जिनका पढ़ लिख कर भी दिमाग 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। मेरी वालदा का मुझे डॉक्टर बनाने का मकसद लोगों की भलाई करना थी, ताकि मैं लोगों की मुश्किल वक्त में उनके काम आ सकूं। और फिर जो घर के बड़े सिखाते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। मेरी अम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे पढ़ाने के लिए अब्बा के साथ लड़ झगड़ कर मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। 5 साल बाहर के मुल्क रहकर मैं उनके रंग में ढंग गया था। अम्मा की तमाम नसीहतें, तमाम तकीदें पसे पुश रह गईं और मैं बहुत आगे निकल आया। मेरी अम्मा से हर दूसरे दिन बात होती थी, लेकिन जब जब वो कुछ समझाने की कोशिश करती तो मैं इनकी बातों को बदल देता और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। कभी कभी वक्त के साथ साथ हम लोग बदलते नहीं, बल्कि अपना आप खो देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं वक्त के रहते बदला नहीं था, बल्कि अपनी शख्सियत, अपना वजूद, अपनी असल पहचान खो चुका था। बाहर के मुल्क रहकर वहाँ की रंगीनियों में रंगे जाने के बाद इस बात का एहसास ही बाकी न रहा कि जो सबक माँ ने बचपन से पढ़ाया है वो कहीं मैं भूल चुका हूँ। वो किताब जो मेरी माँ ने मुझे बचपन में पढ़ना सिखाई थी, वो मुझसे कहीं खो गई है। मेरी डॉक्टरी मुकम्मल हुई तो मेरी अम्मा ने मुझे वापस पाकिस्तान आने को बोला, लेकिन मेरा इरादा अभी बाहर ही रहने का था। अम्मा की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान वापस आकर अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करूं, लेकिन मेरी सोच अब मेरे अब्बा जैसी हो गई थी कि अगर कोई काम करना है तो बस पैसे के लिए। बाहर मेरा अच्छा काम चल रहा था, बेतहाशा पैसे भी कमाने लगा था। कई मरीजों को देखता, लेकिन किसी को बचाने की परवाह नहीं होती थी। अगर कोई मर गया तो मर गया, अपने पैसों से बस मतलब बाकी रह गया था। एक रोज़ रात के वक्त एक मरीज अस्पताल आया। अस्पताल की इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुझे फ़ोन किया और मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचने का कहा। वो ख़ानदान का इकलौता वारिस था, 7 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। मैं इस वक्त नींद के नशे में धुत था। फ़ोन सुनने के बाद इंतजामिया से बोल दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, किसी और को बुला लो। जब मैं इतनी अच्छी तरबियत होने के बाद इनकार कर सकता था, तो फिर वहाँ के लोग तो वैसे भी बहुत बेहिस थे। इस रात जो हुआ मेरे लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन गया। इन 7 बहनों का इकलौता भाई, बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया। अगर मैं वक्त पर पहुँच जाता तो शायद मैं कुछ कर पाता। ज़िंदगी और मौत बेशक रब ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने कोशिश करने वालों को ही कामयाबी दी है। अगले रोज़ जब अस्पताल में कोहराम मचा हुआ था, बहनें माँ समेत रो रही थी, तो मुझे हैरत का झटका लगा कि क्या मेरे लिए वाकई इतनी सस्ती थी ये जान। लड़के की माँ ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ रख दिया, बहुत सी दुआएं दी और अपने मुर्दा बेटे को लिए वहाँ से चली गई। ये इतने सालों में पहला वक्त था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। मुझे इस वक्त से खौफ महसूस हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। इस औरत की दुआ में शायद मेरे लिए बद्दुआ छुपी हुई थी। जिंदगी मामूल पर चलने लगी। एक हफ्ते बाद मैं फिर से अपनी जिंदगी में मगन हो गया। रोज कई मरीज आते, आधे बच जाते, आधे मारे जाते। मेरे लिए तो जैसे हराम हलाल का मतलब ही खत्म हो गया था। अच्छे बुरे की तमीज ही भूल बैठा था। 1 महीने बाद मेरे हेड ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने हेड को आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं डरता हुआ अंदर की तरफ दाखिल हुआ तो आंखें मजीद फटी की फटी रह गईं। जब सामने टेबल पर पूरा अस्पताल का इंतजामिया बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। इनमें हेड अस्पताल के ऑनर और मुझसे सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मैं हैरानगी से सबकी तरफ देख रहा था जब मेरे हेड ने एक पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जैसे ही पेपर पकड़ा, पेपर को पढ़ते ही मेरे चेहरे के तमाम रंग उड़ गए। मुझे अपनी बेनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। पेपर्स के मुताबिक मुझे अस्पताल से निकाल दिया गया था और अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मुल्क न छोड़ता तो मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाता और इसके अलावा मुझसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया जाना था। मैं सबको आंखें फाड़े देख रहा था। मुझे सबकी वजह समझ नहीं आई। मैंने अपने हेड की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जिस पर उसने मुझे बोला कि मैं अस्पताल में नाअहली और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता हूँ और इस मुल्क को और इस अस्पताल को
میرے جیسے غیر ذمہ دار ڈاکٹر کی ضرورت نہیں جس کے نزدیک ایک انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہ ہو۔ میں نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر ملک چھوڑنا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر واپس لوٹ کر سب کو کیا کہوں گا۔ پاکستان میں اماں ابا نے نام اور مقام پایا تھا، میں سب کچھ مٹی میں ملا چکا تھا۔ میرے کسی بھی احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا، الٹا اگر سب بگڑ جاتے تو مجھے 1 ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا جاتا۔ میں پاکستان واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ماں کی گود کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ میں 2 دن کے بعد ہی ملک چھوڑ کر اپنے ملک پاکستان آ گیا تھا۔ اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون ملا۔ اپنے گاؤں پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں سے ملا، جو بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کو میرے پاکستان واپس آنے پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ بے یقین تھی کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں اپنی اماں کے گلے لگ کر بے تحاشا رویا۔ اماں وجہ پوچھتی رہی اور میں خاموش رہا۔ ہفتہ گزرا تو اماں ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑے میرے کمرے میں لے آئیں۔ کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑایا، مجھے خاموش رہنے کو بولا۔ میں نے وہ کاغذ پکڑا تو اس میں لکھی تحریر پڑھ کر میری روح کانپ گئی، جس میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر اپنی ڈاکٹری علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے 5 سال کی محنت ضائع ہو گئی تھی، میری اتنی بھاگ دوڑ ضائع ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو میں نے ان کو ایک ایک لفظ سچ بیان کر دیا۔ میری اماں نے افسوس سے سر ہاتھوں میں تھام لیا تو مجھے اپنے کیے پر مزید شرمندگی ہونے لگی۔ اس بوڑھی ماں کا رکھا گیا سر پر ہاتھ یاد آیا۔ اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیسے ناانصافی ہو سکتی تھی؟ اور اب خاموشی کو تو بہت قریب سے سنتا ہے، تو پھر اس بوڑھی ماں کی فریاد کیسے نہ سنتا؟ میرا مستقبل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں سارا دن گھر پر بیٹھا رہتا۔ ابا کئی بار کہتے کہ اٹھ کر ہسپتال جاؤ، لیکن کیسے جاتا؟ کئی دن بہانے کرتا رہا، لیکن یہ بہانے بھی کب تک چل سکتے تھے؟ ایک روز ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور وہی کاغذ میرے سامنے کر دیا جو اماں کے پاس تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کاغذ ابا کے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے اماں سے عجیب سی نفرت محسوس ہوئی کہ انہوں نے ہی ابا کو کاغذ دکھایا، جبکہ اماں اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پہلی بار میرا عورت ذات سے دل اٹھ گیا تھا۔ میرے ابا نے میری بہت بے عزتی کی، مجھے بہت برا بلا کہا، اور میں سوچ میں تھا کہ پیسہ ہر حال میں کمانا ہے۔ یہ بات بھی ابا نے ہی سکھائی تھی، لیکن اب وہ اپنی ہی سکھائی ہوئی بات سے مکر رہے تھے۔ کچھ مہینے گزرے تو ابا نے مجھے نکارا کہا اور گھر سے نکال دیا۔ اماں بہت روئیں، لیکن میں کسی صورت اب وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سب کو چھوڑ کر احتیاط کے طور پر اپنی تمام ڈگریاں اٹھا کر دوسرے شہر آ گیا۔ وہاں میرا یہ دوست تھا جس سے میرا رابطہ بہت عرصے سے تھا۔ وہ دوست میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میں جیسے ہی دوسرے شہر گیا تو سب سے پہلے میں نے اس کو پایا، لیکن روح تو تب کانپی جب اس نے مجھے ایک کرائے کا گھر دلوا کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت لے لی، یہ کہہ کے کہ آج کے بعد اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ مجھے بہت حیرت اور دکھ ہوا، لیکن میں کچھ کہہ بھی نہ پایا۔ میری زندگی جیسے رک سے گئی تھی۔ میری کاہلی، میری آلسی، میری زندگی بھر کا روگ بن گئی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے گزارا کر رہا تھا۔ شہر میں تو بہت کرایہ تھا، تبھی میں نے ایک گاؤں میں چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ آس پاس کے لوگ مجھ سے انجان ہی تھے اور یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ میں صبح منہ اندھیرے نکل جاتا، پھر رات کے واپس آتا۔ پہل تو مجھے کوئی کام نہ ملا، پھر ایک روز مجھے بہت خواری کے بعد مزدوری کا کام مل گیا۔ مجھے 100 اینٹ ایک ساتھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانی تھی۔ کام بہت مشکل تھا، لیکن معاوضہ 1 گھنٹے کا 200 روپے تھا۔ اس وقت میرے پاس یہ بھی بہت تھا۔ میں نے 6 گھنٹے کام کیا اور پھر اس کے بدلے مجھے معاوضہ مل گیا۔ رات جب چند پیسے لے کر گھر پہنچا تو ہاتھوں پر نظر پڑتے ہی آنکھیں ابل پڑی، جہاں بڑے بڑے چھالے بن کر پھٹ چکے تھے۔ تکلیف تو جیسے ختم ہو ہی گئی۔ میری چھوٹی سی غلطی نے آج مجھے کس مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ کام چل رہا تھا اور میں بھی اتنے میں ہی خوش تھا۔ ایک روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، جس وجہ سے میں کام پر نہ جا سکا۔ ابھی سو کر لیٹ اٹھا تھا کہ میرے گھر کا دروازہ بہت برے طریقے سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں نے پہلے کچھ دیر سوچا کہ دروازہ کھولوں یا نہیں، پھر باہر سے کسی نسوانی آواز کو سن کر میں جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دیکھا تو ایک دیہاتی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بہت برے طریقے سے رو رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں تو حیرت سے تب کھلیں جب اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے اپنے گھر لے گئی۔ یہ گھر کم اور محل زیادہ تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب عورت نے میرا ہاتھ کھینچا اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں جاتے دیکھا تو ایک بار میری روح کانپ گئی جب سامنے ایک بوڑھی سی عورت کو بے ہوش دیکھا۔ وہ لڑکی کچھ اشاروں میں بتانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے اس کے اشاروں کی سمجھ نہ آئی۔ میں نے خود سے ہی اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کی نبض چیک کی جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے 2-3 بار اپنی سیکھی ہوئی ترکیب اس عورت پر آزمائی، جس سے وہ ہوش میں آ گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ لڑکی بھی خوشی سے اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ شاید گونگی تھی، تب اشاروں سے میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس نے کئی ہزار کے نئے نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں اتنے نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو واپس کرنے چاہے جس پر اس نے مجھے اشاروں میں نہ جانے کیا کہا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب میں نے وہ پیسے گننا شروع کیے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ پورے 1 لاکھ روپے تھے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان پیسوں کا کیا کروں۔ میں سارا دن گھوم کر دیکھا کہ کہاں ان پیسوں کو لگا کر مزید پیسے کماؤں۔
एक दुकान जिसके बाहर लिखा था पैसे को पैसा बढ़ाओ। मैं तजस्सुस के मारे अंदर गया और यहाँ मैंने जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर बैठा। वो कोई कारखाना था जिसमें मैंने अपना 1 लाख रुपया लगा दिया। कई दिन गुजरे, अहद के मुताबिक जब मैं अपना मुआवजा लेने गया तो वहाँ कारखाना बंद था। कोई बंदा ना बंदे की जात वहाँ पर मौजूद थी। मैंने जब इधर उधर से कारखाने के बारे में पूछा तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब सबने बोला कि कारखाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके साथ मुलविस लोगों को भी तलाश कर रहे हैं क्योंकि इनका ताल्लुक ड्रग माफिया से था। मेरा वजूद कांपने लगा। ये सब हो क्या रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिमाग साएं साएं करने लगा था। मैं उल्टे कदमों वापस अपने घर पहुंचा। इससे पहले पुलिस मेरे घर आती, उसी रात मैंने घर छोड़ा और अपने शहर वापस लौट आया। घर आकर अब्बा से माफ़ी मांगी, अम्मा के पाँव पकड़ लिए, लेकिन अब्बा किसी सूरत मुझे घर रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अम्मा से बोला कि वो जो चाहेंगी मैं वो करूँगा, बस मुझे घर में रख लें। अब्बा ने मुझे बोला कि अगर मैं वहाँ रहना चाहता हूँ तो इनकी मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। मुझे किसी बात से कोई एतराज़ नहीं था। मेरे अब्बा की कज़न थी जिनकी एक ही बेटी थी। वो बहुत अमीर कबीर थे। इस लड़के के वालिद इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब पूरी दौलत की वारिस सिर्फ वो लड़की ही थी। अब्बा को बस पैसे से मतलब था। मुझे भी अपने बचाव के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी माँ की मर्जी से मैंने एक देहातन से शादी कर ली क्योंकि वो गाँव की अमीर तरीन लड़की थी। लेकिन हैरत तो तब हुई जब मुझे पता चला कि वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वो सफ़ेद अनपढ़ थी। मुझे बहुत दुख हुआ अपने बाप पर। न जाने उन्होंने किस बात का बदला लिया था मुझसे, जो मेरे लिए एक अनपढ़ लड़की ही मिली उन्हें शादी के लिए। शादी की पहली रात इस लड़की ने आधी से ज़्यादा जायदाद मेरे नाम कर दी थी। लेकिन इस वक्त मेरा दुख किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और मेरी बीवी को पढ़ना भी नहीं आता था। मैंने अगले रोज़ अम्मा से बहुत झगड़ा किया और उनसे पूछा कि उन्होंने किस बात का बदला लिया है मुझसे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, फिर भी उन्होंने एक अनपढ़ के साथ मुझे बांध दिया। मेरी अम्मा मेरी बात पर काफ़ी हैरान हुई। शायद वो मेरे लहजे पर हैरान थी। अभी मैं गुस्से से चीख रहा था कि मेरे पीछे न जाने कब अब्बा आके खड़े हो गए और मेरे चेहरे पर खींचकर थप्पड़ लगाया और मुझे अपने कमरे में जाने के लिए बोला। मैं गुस्से में कमरे में आया, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सामने ही मेरी बीवी लाल रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कहीं से भी देहाती औरत नहीं लग रही थी। मैंने गुस्से में उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा कि तुम एक देहातन लड़की हो और तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये मेरा एहसान है जो मैंने तुम जैसी गंवार लड़की को अपना लिया है। कहाँ मैं डॉक्टर और कहाँ तुम अनपढ़ जाहिल गंवार। वो बस मुझे आंखें फाड़े देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। जब उसने बात की तो उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल गंवार लड़की जैसा था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हंसी आई जो मैंने छुपाए बगैर उसको जाहिर कर दी। मैं उसको दिन भर अकेले में बेइज्जत करता रहता, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा देती। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती रहती थी वो ये कि वो हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी। उसने मेरे कहे बगैर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया था। एक रोज़ मैं दोपहर के वक्त घर आया तो मेरी बीवी घर पर मौजूद न थी। ये शादी के बाद से अब तक पहली बार हुआ था। मुझे काफ़ी हैरत हुई क्योंकि रात के वक्त जब मैं घर आता तो वो तैयार मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। घर में अम्मा के अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैंने जब अम्मा से बीवी के बारे में पूछा तो इनका अनोखा जवाब सुनकर मैं नासमझी से इनकी तरफ देखने लगा। जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी खड़ी की गई बलाएं वो उतारने में लगी हुई है, मैं खामोशी से कमरे में चला गया। वहाँ खाली कमरा मुझे मुँह चढ़ा रहा था। आजकल मैं अपने नए बिजनेस को वक्त देता था, किसी और चीज़ पर ध्यान देने का वक्त नहीं रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। हर चीज़ पर से पुश डालकर ज़िंदगी के नए डगर पर चल पड़ा था। लेकिन ये खामोशी शायद तूफान से आने से पहले वाली खामोशी थी। अपनी बीवी को इग्नोर करके मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा मगन हुआ कि सब कुछ भूल ही गया। मेरी बीवी दिन भर के काम करती और रात जब मैं घर आता तो मुझे खाना देकर सो जाती। मैं काफ़ी हैरान होता कि ये इतनी जल्दी क्यों सो जाती है। मैं कई दिन से नोट कर रहा था। एक रात मैं लेट घर आया तो मेरी बीवी घर नहीं थी। अम्मा बस जाग रही थी। मैंने जब इनसे अपनी बीवी के बाबत सवाल किया तो अम्मा ने बताया कि वो कुछ दिन के लिए अपने मैके गई है। मेरी ज़ात पर कोई फ़र्क न पड़ा क्योंकि वो जब घर मौजूद होती थी तब भी हम दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। वो ज़्यादातर खामोशी रहती थी। अभी मेरी बीवी घर न लौटी थी जब एक दिन मेरी फेसबुक पर एक पढ़ी लिखी लड़की से दोस्ती हो गई। हेलो हाय से बात की इब्तिदा हुई और फिर हम रात भर जाकर बातें करते। अभी तो सब ठीक था क्योंकि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। मेरी अपनी अनपढ़ बीवी के बारे में भी उस लड़की से बातचीत होती रहती थी। मेरी बीवी पूरे एक हफ्ते के बाद वापस घर लौटी तो उसके अंदाज कुछ बदले बदले थे। मैंने ज़्यादा ध्यान न दिया। मैं इस लड़की से मुसलसल बात करता रहता और मेरी बीवी कंबल सर तक तान के सोई रहती। रात भर मैं बीवी की तरफ न देखता और इस लड़की से अंग्रेज़ी में बातें करता रहता। मैं इस लड़की से अंग्रेज़ी में बातें करता ताकि मेरी बीवी को शक न हो। वो भी मेरी बीवी के बारे में सब जानती थी, तभी बहुत कम उर्दू में बात करती थी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। हर तरफ खामोशी का गहरा राज था। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। पहले तो बीवी बोलती हुई बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन अब वो कमरे में भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी। मुझे एहसास ही न हुआ कि मैं कब इतना बदल गया। सच कहा है, अच्छा वक्त आ जाए तो अपना बुरा वक्त कभी ना भूलो। अब मेरा अपना बिजनेस था। ये इन दिनों की बात है जब एक दिन मैंने दूसरी शादी का फैसला किया और शादी भी फेसबुक वाली उस लड़की के साथ। मैंने उस लड़की से भी बेइंतहा मोहब्बत का इजहार किया। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी
वो ये थी कि मैंने जितनी बार फेसबुक वाली लड़की से उसकी तस्वीर मांगी, वो हमेशा कोई बहाना बना देती या फिर नाराज़ हो जाती। उसकी नाराज़गी के डर से उससे तस्वीर मांगना छोड़ दिया। जब मैंने उससे शादी का इज़हार किया तो उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने कहा कि मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें अपनी पहली बीवी को मारना होगा, मैं हैरान था कि वो मारने का क्यों कह रही है। मैंने उसको बहलाने की कोशिश की और उसको इस बात का यकीन दिलाया कि इससे शादी से पहले मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। लेकिन उस लड़की का कहना था कि अगर तलाक के बाद उसने अपनी जायदाद वापस ले ली किसी भी तरीके से तो। चूंकि मैं अपनी हर बात फेसबुक वाली लड़की से कर चुका था, बाहर के मुल्क से लेके पाकिस्तान वापस तक और उसके बाद गाँव से लेके अपने शहर वापसी और अपनी बीवी से शादी तक हर बात इस लड़की को बता चुका था। इसीलिए उसको डर था कि शादी के बाद मेरी बीवी मेरे लिए कोई मसला खड़ा ना कर दे। पहले तो मुझे बहुत खौफ आया, लेकिन जब फेसबुक वाली लड़की ने बोला कि अगर मैंने अपनी बीवी को ना मारा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी और मुझे छोड़ देगी, मैंने उससे वादा किया कि मैं कैसे जहर के इंजेक्शन को जानता हूँ जो लगने के 10 मिनट बाद इंसान हाथों पाँव से मफलूज हो जाता है और 15 मिनट बाद दिमागी तौर पर अपाहज हो जाता है और ठीक आधे घंटे बाद इंसान की मौत हो जाती है। वो लड़की तो बहुत खुश हो गई और अब मुझे भी अपना काम सरअंजाम देना था। मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं अपनी बीवी को जहर का इंजेक्शन लगा दूंगा जो आधे घंटे में अपना काम कर दिखाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। रात के वक्त जब बीवी कमरे में आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने इंजेक्शन अपने दराज में रखा हुआ था। मेरी बीवी अपनी जगह पर आकर लेटी और कुछ देर बाद सो गई। मैंने उसकी भारी सांसों की आवाज़ कमरे में सुनी तो मुझे यकीन आ गया कि अब मुझे अपना काम करना चाहिए। मैंने फेसबुक वाली लड़की को मैसेज किया और उसे बताया कि मैं अपनी बीवी को इंजेक्शन लगाने लगा हूँ और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आज उसके जवाब में कोई जोश नजर नहीं आया। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि पहले तो बहुत जल्दी मचाई हुई थी, अब क्या हो गया। लेकिन मैंने उसके रवैये की तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया और बीवी को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। बीवी अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस एक हल्की सी सिसकी उसके मुंह से उस वक्त निकली जब मैं इंजेक्शन लगा चुका था। बीवी के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत ना हुई। मेरे चेहरे पर परेशानी से पसीना भी था और फिर खौफ भी था कि किसी को कुछ पता न चल जाए। मैंने इंजेक्शन लगाने के बाद इस लड़की को भी बता दिया कि मैं अपनी बीवी को मार चुका हूँ। आगे से उसका कोई रिप्लाई ना आया तो मुझे काफ़ी हैरत हुई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था। कुछ देर गुजरी जब इस लड़की की मेरे पास वीडियो कॉल आई। मुझे बहुत हैरत हुई, जो लड़की तस्वीर नहीं देती थी उसने कॉल कैसे कर ली। ये मेरे लिए तजस्सुस की बात थी। मैंने हैरत और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत में कॉल उठाई तो मेरी जान निकल गई जब सामने कोई और नहीं मेरी बीवी थी और वो मेरी ही बीवी की बाबत पूछ रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मेरी बीवी ने अपने ऊपर से कंबल हटाया और फिर मेरे साथ अंग्रेजी में बातें करने लगी। मेरे मुंह पर कुफल लग चुका था, मेरे पास अल्फाज न थे बोलने के लिए। मेरी बीवी की आंखें भरी हुई थी और वो दम सादे मेरी जानिब ही देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, चेहरे पर पसीना पानी की तरह नुचड़ रहा था। मेरा पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी सफाई में क्या बोलूं। उसने भी कुछ नहीं कहा और बस खामोशी से कमरे से निकल गई। मुझे इस बात की फिक्र लग गई थी कि अब वो अब्बा को कुछ बता न दे और शर्मिंदगी अलग से थी। अगली सुबह बहुत अजीब थी। सब अपने अपने कामों में मगन थे और अगर कोई घर पर मौजूद नहीं था तो वो बस मेरी बीवी थी। बहुत सी बातें थी जो सुलझाने वाली थी। अगर फेसबुक वाली लड़की मेरी बीवी ही थी तो कैसे उसने इतनी इंग्लिश सीखी और कहाँ से? वो तो अनपढ़ देहाती औरत थी। दिमाग साएं साएं कर रहा था। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही थी। शाम के वक्त मेरी बीवी घर लौट कर आई तो मैंने उससे कई सवाल एक साथ पूछ डाले। उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल सपाट था, कोई रमक नजर नहीं आ रही थी। मुझे उसके देखने से खौफ महसूस हुआ। इंसान की अकल इस वक्त बिल्कुल बंद हो जाती है जब कोई उसे अपने प्यार में अंधा कर दे। कई दिन गुजर गए लेकिन मेरे सवालात के जवाबात मुझे न मिले न मिलने थे। अब मेरी बीवी बेझिझक घर से बाहर चली जाती थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये जाती कहाँ है। एक रोज सुबह सवेरे मैंने सोने का नाटक किया और उसके जाने का इंतजार करने लगा। वो जैसे ही घर से निकली मैं भी उसके पीछे निकल पड़ा। पूरा रास्ता उसका पीछा करता गया लेकिन पैरों तले से जमीन तो उस वक्त निकली जब मेरी बीवी एक सुनसान बयाबान रास्ते पर एक खंडरनुमा इमारत में घुस गई जहाँ इमारत का कुछ काम चल रहा था। मैं भी चुपके से इसका पीछा करता इमारत में घुस गया। वहाँ जाकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मेरी बीवी 3-4 आदमियों के साथ मिलकर कुछ बातें कर रही थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और तजस्सुस मजीद बढ़ गया कि मेरी बीवी आखिर इन मर्दों से क्या बात कर रही है। मेरी बीवी ने 1 से 2 बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन मैं उसकी नज़रों से बचकर वापस घर लौट आया। मेरी बीवी रात के वक्त जब घर आई तो मैंने उसके कमरे में आते ही पूछना शुरू कर दिया कि वो कहाँ गई थी, जिस पर उसने बताया कि वो काम से गई थी। ज़मीनों के कुछ कागजात के मुताबिक कुछ काम था। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं आया लेकिन मेरे पास पूछने को और कुछ न था। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कुछ बातचीत ना हुई। शायद अब मेरे सुकून का वक्त ख़त्म हो चुका था। एक रोज़ मैं सोया हुआ था जब घर पर खटाक हुई। घर पर मैं और मेरी बीवी ही मौजूद थे। मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो ऊंची माइक में से आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं नींद में था जब मेरे नाम की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर नीचे गया तो मेरी रूह कांप गई। सामने इतनी फौज पुलिस खड़ी थी कि मेरे चेहरे पर
पसीने की बूंदें नमूदार होना शुरू हुई। मेरी बीवी मेरे पास आई और मुझे हथकड़ियाँ दिखाने लगी। मुझे हैरत पर हैरत के झटके लग रहे थे। मैंने नासमझी से अपनी बीवी की तरफ देखा। मेरे देखने पर उसके अल्फाज सुनकर मेरा सर चकरा गया। पुलिस जावियर अरेस्टेड यू। अब तो मेरा सर चकरा रहा था। इतनी देर में अब्बा घर लौट आए। उनकी कैफियत भी मुझसे अलग नहीं थी। उन्होंने मेरी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जिस पर मेरी बीवी ने मेरे अब्बा को सारी कहानी सुना दी और ये भी बता दिया कि मैं ड्रग्स माफिया के साथ काम में भी मुलव्वस रहा हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन मेरी बीवी को कहाँ से मिली मुझे नहीं पता था। मैं तो बस इतना जानता था कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी बीवी ने सबको ये भी बता दिया कि मैं कैसी लड़की के पीछे लगकर अपनी बीवी को जहर का इंजेक्शन दे चुका हूँ। अगर मेरी बीवी इंजेक्शन बदलती ना तो अब तक वाकई मर चुकी होती। सब मेरी तरफ आंखें फाड़े देख रहे थे। मेरी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे अब्बा भी सर पकड़ कर बैठ गए और फिर ये हकीकत भी सामने आ गई कि मेरी बीवी कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ी लिखी DCO अफसर है। और ये बात सब जानते थे सवाए मेरे। मेरी बीवी का कहना था कि मैं उसे इसी हालत में कबूल करूं। इसीलिए मेरी बीवी ने सख्ती से सबको मना कर दिया था कि मुझे कोई सच नहीं बताएगा। मेरी अम्मा ने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे बहुत बुरा भला कहा था। इस सब में मेरी बीवी ने अपना यूनिफॉर्म पहना और मुझे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। इसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मुझे उसके आंसू साफ नजर आ रहे थे। मुझे जिंदगी में कभी इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी थी जितनी मुझे उसके आंसू देखकर तकलीफ उठानी पड़ी थी। मैं उसकी तरफ यकटुक देखे जा रहा था। इतनी देर में पुलिस स्टेशन आया और मुझे 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा हो गई। 7 करोड़ जुर्माना भी पड़ा। 10 साल कैद काटने के बाद मेरी बीवी ने मुझे सच्चे दिल से कबूल किया। मेरे घर वापसी पर मुझे खुले दिल से वेलकम किया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जिस पर उसने खुले दिल से मेरी माफ़ी कबूल की। मेरी रिहाई के 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी दी, जिसकी तरबियत की जिम्मेदारी मैंने अपनी बीवी पर डाल दी। लेकिन उससे वादा किया कि मैं उसका हर पल साथ दूंगा, कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं अब अम्मा के साथ अस्पताल में लोगों का मुफ्त इलाज करता हूँ। साथ अब्बा की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी बीवी का बनाया गया बिजनेस संभालता हूँ। मेरी बीवी DCO थी और लोग उसके नाम से भी घबराते थे, लेकिन मैं अब उसके हर लम्हे, उसकी हर कामयाबी को सराहता था। मेरी गलतियों की, मेरी लालच की सजा मुझे बहुत अच्छे से मिल गई थी और ये आने वाली हर नस्ल के लिए सबक था। पैसा इंसान की ख्वाहिशात पूरी कर सकता है लेकिन ख़त्म नहीं। अल्लाह ने रिज़्क देने का वादा किया है, लेकिन इसको हलाल और हराम हमने खुद करना है। मैं अब थोड़ा कमाता था लेकिन हलाल कमाने की कोशिश करता था और अपनी डॉक्टरी तो मैंने बस अल्लाह के नाम लोगों के लिए वक्फ कर दी थी, जिसमें मेरी बीवी ने मेरा भरपूर साथ दिया था। मुश्किलात के बादल छट गए थे। अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, हर तरफ बहार थी, जिसमें से मैंने और मेरी बीवी ने खूबसूरत फूल चुन लिए थे। जिंदगी का असल मकसद तो अब जाकर समझ आया था और खुशहाल जिंदगी कैसे गुजारी जाती है इसका भी अंदाज़ा अब हुआ था। ये बात हकीकत है कि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक बेहतरीन मुआशरा बनाती है। मेरा घर, मेरी जिंदगी और मेरी बेहतरीन नस्ल भी मेरी पढ़ी लिखी बीवी ने बनाई थी। एक मर्द पढ़ा लिखा होकर जाहिल निकल आए तो मुआशरा खराब होता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी होकर जाहिल बन जाए तो मुआशरा बर्बाद हो जाता है।